तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। अभी दिल्ली पहुंचने में 1000 किलोमीटर की दूरी बाकी थी और महीनों का वक्त भी। रास्ते में बर्फ से ढकी चट्टानें, गर्मी से झुलसा देने वाला रेगिस्तान और बंजर जमीनें थीं। रास्ते में एक ही नदी के इतने घुमाव मिलते कि दिन भर में 40-40 बार उसे पार करना पड़ता। यहाँ खाने का एक दाना नहीं उगाया जा सकता था। जो रसद लेकर चले थे उसी से काम चलाना था। रास्ते ऐसे मुश्किल कि सैनिकों का चलना दूभर। अब किसी ने पहले रास्ता देखा भी नहीं था, खुद ही बनाना पड़ रहा था। जो रास्ते बने वो भी रपटीले और पथरीले, ऐसे जिन पर पैदल आदमी नहीं चल पाता था। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से हजारों घोड़े और सैनिक फिसल फिसल कर खाइयों में गिर चुके थे। कई सैनिक बीमार हो चुके थे जिन्हें रास्तों से वापस भेज दिया गया। रास्ते में वजीरों को कई बार मजबूर होकर बादशाह से कहना पड़ा कि हुजूर आप घोड़े से नीचे उतरिए, क्योंकि रास्ता ऐसा नहीं है कि घोड़े पर बैठकर चला जा सके। बादशाह को खुद कई मीलों तक पैदल चलना पड़ा, लेकिन फिर भी उसका इरादा नहीं बदल रहा था। उसे केवल अपना लक्ष्य नजर आ रहा था। एक गुप्तचर ने उससे कुछ रोज पहले ही आकर जो बताया था, उसके बाद से उसके ज़हन में लालच भर गया था। सोते जागते चलते फिरते उसे हीरे जवाहरात दिखते थे। दिखता था एक बड़ा खजाना, और साफ कहें तो उसे दिखती थी हिंदुस्तान की धड़कन कही जाने वाली दिल्ली। दिल्ली की दौलत में बादशाह अपना मुस्तकबिल देख रहा था, और इस बादशाह का नाम था तैमूर लंग। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख में आज कहानी मंगोल शासक तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण की। कैसे बड़ी बाधाओं के बाद भी तैमूर दिल्ली पहुंच गया, और कैसे उसने इस शहर में ऐसा कोहराम मचाया कि फिर दिल्ली को फिर से आबाद होने में पनपने में 100 साल पूरे लगे। शुरू से शुरू करते हैं। बात 1398 की है। समरकंद का शासक तैमूर लंग मध्य एशिया से होते हुए ईरान और इराक तक आक्रमण कर लूट मार कर चुका था। वापस लौटते समय जब वो अफगानिस्तान पहुंचा, तभी काबुल में एक गुप्तचर उससे मिलने आया। ये गुप्तचर दिल्ली से लौटा था। उसने बादशाह को बताया कि दिल्ली की हालत ठीक नहीं। दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक की 1388 में मौत होने के बाद से वहां की सल्तनत कमजोर नजर आ रही है। अब फिरोज शाह की मौत के 10 सालों के अंदर यहाँ कई शासक बदल चुके हैं। गद्दी के लिए कत्ल हो रहे हैं। दिल्ली के तुगलक वंश की आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए उस पर हमला किया जा सकता है। मौका अच्छा है। कामयाब हुए तो इतना माल मिलेगा जो अब तक देखा नहीं होगा। हिंदुस्तान उन दिनों काफ़ी अमीर देश था। सोने की चिड़िया कहा जाता था। दिल्ली की दौलत के बारे में तैमूर ने भी काफ़ी कुछ सुन रखा था। ऐसे में उसने गुप्तचर की बात सुनते ही वापस लौटने का इरादा बदल लिया। अब उसने अपने सिपाह सलारों को बुलाया, उन्हें दिल्ली की स्थिति के बारे में बताया। कहा यह अच्छा मौका है दिल्ली को लूटने का। इस मीटिंग में उसके कुछ वजीरों का कहना था, लेकिन हुजूर कुछ और बातें हैं जिन पर ध्यान देना पड़ेगा। दिल्ली के बादशाह नसीरुद्दीन महमूद शाह के पास हाथियों की एक बड़ी फौज भी है, जिससे बड़ी बड़ी सेनाएं कांपती है। हाथी उस जमाने का टैंक था। सुना है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। साथ ही दिल्ली की फौज भी काफ़ी बड़ी है। हमारा मानना है कि एक बार अच्छे से सोच लिया जाए, उसके बाद कोई निर्णय हो। दिल्ली के बादशाह के हाथियों की फौज के बारे में तैमूर लंग ने भी सुना था। इस बारे में उसने आत्मकथा में लिखा भी। फिर अपनी वो लिखता है, समरकंद में ही मैंने भारतीय हाथियों के बारे में कहानी सुनी। उनके चारों तरफ बख्तर लगा होता था और कहा जाता था कि हाथी के बाहरी दांतों में जहर लगा दिया जाता था, जिससे वो लोगों को पेट में घोंप कर मार दिया करता। इन हाथियों पर तीरों और भालों का कोई असर नहीं होता था, और ये हाथी सूंड में किसी को भी लपेट कर कुचल दिया करते थे, पेड़ तक उखाड़ दिया करते थे। सामने वाली सेना हाथियों के आगे फेल हो जाती थी। तैमूर लंग को जब मीटिंग में वजीरों ने दिल्ली के हाथियों वाली बात बताई तो कुछ देर को वो भी सोच में पड़ गया। उसने कुछ दिन का समय लिया और कुछ रोज बाद फिर अपने सिपह सालारों को बुलाया। कहा, देखो कुछ महीनों की ही बात है। अगर जीत गए तो बढ़िया, और अगर ज्यादा परेशानी आई तो वापस आ जाएंगे। यह अगस्त का महीना था। तैमूर लंग की फौज दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हुई, लेकिन तैमूर के सामने दिल्ली जीतने से बड़ी चुनौती दिल्ली पहुंचने की थी। उसके पास करीब 1 लाख सैनिक थे और इसकी 2 गुनी संख्या में घोड़े। मंगोल घोड़े बहुत रखते थे। इन घोड़ों पर राशन लदा हुआ था। तकरीबन 1000 किलोमीटर का रास्ता इन सब को तय करना था। मशहूर इतिहासकार जस्टिन मोरज जी ने अपनी किताब तामेरलेन में, तैमूर लंग का ही नाम है,
इसमें काफ़ी कुछ लिखा है। वो लिखते हैं कि भले तैमूर की सेना को लड़ने का ज़बरदस्त अनुभव था, लेकिन दिल्ली तक आने के लिए जैसे रास्तों से उन्हें गुजरना था, उस पर चलने का अनुभव उन्हें नहीं था। आगे वो लिखते हैं कि कोई भी और सेना होती तो हार मान जाती और आधे रास्ते से वापस लौटती, लेकिन तैमूर लंग मरते घोड़ों और सैनिकों को देखकर भी पीछे नहीं हटा। वो लंगड़ा था, फिर भी कई बार पैदल चला, लेकिन इरादा उसने बदला नहीं। तमाम परेशानियों को झेलने और तकरीबन 3 महीने बाद वो सिंधु नदी तक आ गया। उधर दिल्ली में इस खबर से हड़कंप मचा। यहाँ के बादशाह नसीरुद्दीन महमूद शाह आपसी कलेश के चलते वैसे भी डरे रहते थे। ऐसे में दिल्ली में असली हुक्म मल्लू इकबाल खां और सारंग खां का चलता था। ये दोनों बादशाह के वजीर थे। जब तैमूर लंग सिंधु नदी पर आकर रुका तो यहाँ सारंग खां ने उसे आगे बढ़ने से रोका, लेकिन तैमूर ने उसकी सेना को कुछ ही घंटों में कुचल दिया और आगे बढ़ा। अब मंगोलों की फौज सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान में घुस चुकी थी। बहुत तेजी से ये दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। जो भी रास्ते में विरोध करता उसे कुचल दिया जाता। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते करीब 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। इन 1 लाख लोगों को कुछ रोज बाद ही मार डालने का आदेश दिया उसने। उसे डर था कि कहीं ये युद्ध के दौरान ऐसा ना कर दें कि उत्साहित होकर दिल्ली के सैनिकों के मददगार हो जाएं। इसलिए उसने एक एक बंदी को मरवाया। दिल्ली के पास जब तैमूर का काफिला पहुंचा तो उसने दिल्ली की सीमा से सटे लोनी में अपना शिविर लगाया। इधर दिल्ली का बादशाह महमूद शाह परेशान थे। उन्हें पता था कि उनके पास तैमूर की इस फौज का मुकाबला करने के लिए सैनिक काफ़ी कम हैं। आंतरिक कलह के चलते कई बार दिल्ली की फौज में बगावत भी हो चुकी थी। सैनिक भी अलग अलग गुटों में थे। बादशाह के पास तकरीबन 10,000 घोड़े, 40,000 सैनिक और करीब 150 हाथी थे। उनके सैनिकों और घोड़ों की संख्या काफ़ी कम थी तैमूर की सेना के सामने, कम उनसे कम। लेकिन बादशाह और उनके विश्वस्त खासम खास वजीर मल्लू इकबाल खां को अपनी हाथियों की फौज पर भरोसा था और यही फौज उनकी रही सही उम्मीद को बांधे हुई थी। इसी दौरान मल्लू खान ने एक प्लान बनाया। प्लान था कि अचानक तैमूर लंग की शिविर पर हमला किया जाए। हो सकता है कि इससे घबराकर वो वापस भाग जाए, थेरी। लेकिन शायद दिल्ली के बादशाह और उनके वजीर ये भूल गए कि तैमूर लंग ने यूं ही एक के बाद एक देश फतेह नहीं किए थे। उसके लिए कहा जाता था कि वो हमेशा अपने दुश्मन की चाल से एक कदम आगे चलता है। मल्लू खां के हमले का प्लान तैयार था, लेकिन इसके 2 रात पहले ही तैमूर लंग के सैनिकों ने दिल्ली के शाही असलह खाने में तैनात एक सैनिक का अपहरण कर लिया। सैनिक को प्रताड़ित किया गया तो उसने मल्लू खां का सारा प्लान उगल दिया। टॉर्चर किया गया था उसको। 2 रोज बाद जब मल्लू खां के सैनिकों ने तैमूर के शिविर पर हमला किया तो उन्हें उल्टे पांव वापस भागना पड़ा, क्योंकि तैमूर लंग की फौज इस सरप्राइज अटैक के लिए तैयार थी। अब यह तय हो चुका था कि एक बड़ा युद्ध होकर रहेगा। दोनों तरफ से तैयारी शुरू हुई। 17 दिसंबर 1398 को मल्लू खां और बादशाह महमूद शाह की फौज तैमूर लंग की सेना से लड़ने दिल्ली गेट से बाहर निकली। उन्होंने हाथियों को बीच में रखा, जो उनकी फौज की सबसे बड़ी ताकत थे। हाथियों के ऊपर हथियारों से लैस सैनिक भी सवार थे। लड़ाई में तैमूर की सेना भारी पड़ने लगी, लेकिन जब दिल्ली के हाथी आगे आए, मंगोल सेना कुचली जाने लगी। दिल्ली के बादशाह महमूद शाह और वजीर मल्लू खां ये देखकर बेहद खुश थे, लेकिन जैसा कि उस समय कहा जाता था, तैमूर लंग की हर चाल सामने वाले से एक कदम आगे की होती थी। यहाँ भी थी। तैमूर ने हाथियों से निपटने का प्लान तैयार रखा था। जस्टिन मोरिस अपनी बुक में लिखते हैं, तैमूर लंग ने बैलों और ऊंटों के ऊपर लकड़ी और सूखी घास लदवा दी और युद्ध के दौरान जहां इन्हें खड़ा किया गया उनके पीछे बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए। युद्ध में जब दिल्ली की सेना के हाथी आगे आने लगे तो तैमूर ने अपने सैनिकों से ऊंटों और बैलों पर रखी घास में आग लगाने को कहा। जलती आग के साथ ऊंट जब आगे बढ़े तो हाथी डरकर उल्टे भागने लगे। आगे जाते तो गड्ढे में गिरते, इसलिए वो उल्टे भागे और अपने ही सैनिकों पर चढ़ने लगे, उन्हें कुचलने लगे। दिल्ली के सैनिकों में इससे हड़कंप मच गया। अपना ही हाथी अपने पे चढ़ रहा है। दिल्ली की हार इस तरह निश्चित हुई और कुछ घंटों में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के बादशाह महमूद शाह और उनके वजीर मल्लू खां दिल्ली छोड़कर भाग गए। इसके बाद दिल्ली में मंगोल सैनिकों ने जश्न मनाया। जश्न तो क्या कहेंगे उसे। इस दौरान औरतों को छेड़ने लगे। वो गली गली लोगों का रुपया पैसा और अनाज लूटने लगे। ये देख दिल्ली के लोगों ने तीखा विरोध किया तो सड़कों पर जमकर खून खराबा हुआ। बताते हैं कि दिल्ली के लोगों के विरोध की बात तैमूर लंग को पता चली तो उसने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया था। अगले 4 दिन में सारा शहर खून से रंग गया। इतिहासकार जस्टिन मोरिस लिखते हैं कि तैमूर के सैनिकों को दिल्ली में लूटपाट करने और लोगों को मारने की खुली छूट थी।
बड़ी संख्या में लोगों ने बचने के लिए एक मस्जिद में शरण ली। उन्हें लगा कि मंगोल सैनिक यहाँ तो नहीं आएंगे, लेकिन सैनिकों ने यहाँ छिपे एक एक व्यक्ति को मारा। मोरसी के मुताबिक तैमुरलंग की फौज ने कटे हुए सिरों से एक ऊंचा ढेर सा बनाया था। बताते हैं कि इस बीच तैमुरलंग दिल्ली में केवल 15 दिन रहा और इस दौरान उसके वजीरों और सैनिकों ने दिल्ली को बड़ी बेरहमी से लूटा, फसलों को तबाह किया, ऐसा हाल किया कि दिल्ली 100 साल उबर नहीं पाई। इतिहासकारों की माने तो दिल्ली उजड़े या बर्बाद हो जाए, तैमुरलंग को इससे मतलब नहीं था, क्योंकि उसे दिल्ली पर शासन करना नहीं था। वो दिल्ली केवल और केवल एक मकसद से आया था, लूटने के लिए। उसने अपना यही मकसद पूरा किया और तुरंत समरकंद के लिए वापस निकल गया। चलते चलते एक और बात बता देते हैं आपको। तैमुरलंग चंगेज खान के लगभग 100 साल बाद पैदा हुआ था। इतिहासकारों की माने तो उसने हमेशा ही खुद को चंगेज खान से जोड़ना चाहा, लेकिन उसने चंगेज से सिर्फ उसकी क्रूरता सीखी, शासन करना नहीं सीखा। तैमूर कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, लेकिन फिर भी वो कभी चंगेज खान जैसा रुतबा हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि युद्ध लड़ने के पीछे उसका मकसद दुनिया को लूटना और बर्बाद करना ही था। वो जिंदगी भर चंगेज खान की नकल करता रहा, पर कभी इतनी सी बात नहीं सीख पाया कि बड़े से बड़े राजा को अंततः उसके अपने शासन के लिए जाना जाता है, और इसलिए वो केवल एक आक्रांता, एक हमलावर बन के रह गया। आज के लिए इतना ही। तारिक के शानदार एपिसोड को देखा था हमारे साथी अभय ने, और जतिन ने इसे आपके लिए रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए द लेलन टॉक।